राहुल गांधी जो है अपनी पार्टी में मैनिफेस्टो के टाइम में भी लीडरों को एकजुट नहीं कर पाए, प्रचार के दौरान भी लीडरों को एकजुट नहीं कर पाए, टिकट बंटवारे के दौरान शक्ति संतुलन का स्थापित करने में राहुल गांधी विफल रहे। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी में, और जिस ढंग से भी घटनाक्रम हो रहा है, अभी भी कोई सुधार नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सोशोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट पता नहीं कौन है, कौन इनका दिमाग देता है कि बिहार उत्तर प्रदेश में एंटी यादव गठबंधन करते हैं, यहाँ प्रो यादवों के खिलाफ वो लामबंदी करवाते हैं। हरियाणा में उन्होंने जाटों के खिलाफ यादवों की लामबंदी करा दी, गुजरों की लामबंदी करा दी। इनफैक्ट कांग्रेस लड़ती ही एंटी इनकम्बेंसी पे है कि उनके गलत कारनामों के कारण जनता खुद ब खुद हमारे गोद में आके बैठ जाएगी। लेकिन बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो ये नहीं देखती कि जो सामने जो सरकार अगर जहां अपोजिशन में भी है तो उनका एंटी इनकम्बेंसी का हमने बेनिफिट लेना है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयोग है वो चुनाव के दौरान भी सफल रहा, और चुनाव के बाद जो मंत्रिमंडल का जो गठन है, उस गठन में एक सामाजिक संतुलन समाज के हर तबके के बीच बनाने की कोशिश करी है, और एक मैसेज दिया है कि एक जाति का डोमिनेंस वो स्टेट के अंदर नहीं चल रहा। क्या असली सामाजिक समीकरण और संतुलन का खेल बीजेपी खेल रही? बात हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के शपथ ग्रहण समारोह, मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है बड़ा दिलचस्प। हरियाणा जाट बहुल क्षेत्र कहा जाता है। 5 मंत्री ओबीसी समुदाय के, 2 मंत्री जाट समुदाय के, 2 मंत्री ब्राह्मण समुदाय के, 1 मंत्री अनुसूचित जाति से, और एक मंत्री पंजाबी समुदाय से और राजपूत समुदाय से और वैश्य समुदाय से। 3 चेहरे राजनीतिक परिवारों से हैं। इंद्रजीत और किरण चौधरी की बेटी को भी जगह मिली है। 12 नए चेहरे हैं, इनमें से 5 पहले मंत्री रह चुके हैं और पहली बार 4 विधायकों को मौका मिला है। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर यह है कि जो ऑल इंडिया बैकवर्ड कमेटी है कांग्रेस की, उसके अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव, वो प्राथमिक सदस्यता से कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। बात होगी सामाजिक समीकरण। हरियाणा तो ऐसे एक लिटमस टेस्ट है, क्या बीजेपी अपने अनुभवों से सीखती है और भारत के मिजाज को बेहतर समझती है? बाकी पार्टियां सैद्धांतिक बात करती है, लेकिन क्या बीजेपी वाकई सामाजिक संतुलन बनाकर राजनीति कर रही है? कहते हैं कि भाई ये पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद का चेहरा है, लेकिन एक बात तो सीखनी पड़ेगी कि ब्राह्मण पीछे रहते हैं, एजेंडा आगे जाता है, और पता है कि हर समुदाय को रिप्रेजेंटेशन दे देंगे तो उनके समुदाय के लोग खुश हो जाएंगे, बाकी कुछ हो ना हो गैर बात। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक संजीव पांडे साहब इस एपिसोड में मौजूद हैं। हरियाणा की राजनीति के माध्यम से अभी 2 राज्यों में चुनाव होना है, झारखंड और महाराष्ट्र। समझने की कोशिश करेंगे क्या आरएसएस बीजेपी तरीके से भारत के समाज के नब्ज को पकड़ रही है और उसका इस्तेमाल राजनीति में अपने तरीके से कर रही है। स्वागत है संजीव जी। नमस्कार सर। चलिए, इनिशियल बैकग्राउंड मैंने दे दी है, बाकी आप बताएं, आप तो हरियाणा में ही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयोग है वो चुनाव के दौरान भी सफल रहा, और चुनाव के बाद जो मंत्रिमंडल का जो गठन है, उस गठन में एक सामाजिक संतुलन समाज के हर तबके के बीच बनाने की कोशिश करी है, और एक मैसेज दिया है कि एक जाति का डोमिनेंस वो स्टेट के अंदर नहीं चल रहा। 1966 में 1966 में हरियाणा बना था, और उसके बाद 1966 में बनने के बाद एक और ऐड कर देना, इस बार हरियाणा में मुस्लिम को भी टिकट दिया था जी। हाँ, मुस्लिम को टिकट दिया था, लेकिन उनके कोई मुस्लिम जीत नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी के। इधर बेवात के इलाके में शायद दो मुसलमानों को टिकट दिया था उन्होंने, 2 या 1 मुसलमान को टिकट दिया था, लेकिन जीत नहीं पाए वो। लेकिन जो मंत्रिमंडल का जो कल गठन हुआ है, उस गठन के बाद जिस ढंग से उन्होंने एक मैसेज दिया है कि 1966 के बाद स्टेट के अंदर जैसे एक कम्युनिटी, हिंदुओं में से जैसे एक जाट कम्युनिटी का एक डोमिनेंस था स्टेट के अंदर लीडरशिप पे, पॉलिटिकल जो एक डोमिनेंस था, पॉलिटिकल लीडरशिप का जो एक डोमिनेंस था,
वो मतलब कि एक तरह से उन्होंने उसका जो एक इरा है उसको समाप्त कर दिया है, एक युग खत्म कर दिया है। और एक जो पॉलिटिकल जो एक महत्वाकांक्षा जो तमाम पिछड़ी और दलित जातियों में है उनको जगाया है, जो एक डोमिनेंट कास्ट के अगेंस्ट सामान्य रूप से हर राज्य में होता है। आपको याद होगा 1990 के दशक में जब बिहार में लालू प्रसाद सीएम बने थे तो अपर कास्टों का जो एक डोमिनेंस था कि हम ही सीएम होंगे। 1980 से लेकर आप 1989 तक कांग्रेस के राज में देखिए कि सामान्य रूप से चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण हुए या राजपूत हुए, और उससे पहले भी अपर कास्ट ही चीफ मिनिस्टर होते थे। बीच में 1977 से 1980 के बीच एक ऐसा था कि एक अति पिछड़ा और एक दलित मुख्यमंत्री बिहार के अंदर बने थे। उससे पहले 1970 के दशक में हुए थे। तो वो एक जो मैसेज था बिहार में लालू प्रसाद के सीएम बनने के बाद कि अपर कास्ट डोमिनेंस जो है वो अब नहीं चलेगा। और उसके बाद लालू प्रसाद यादव का विकल्प जो हुए वो नीतीश कुमार ही हुए। अब अगर आज नीतीश कुमार का भी कोई विकल्प होगा तो बिहार में पिछड़ा या दलित ही होगा। बेशक प्रशांत किशोर ने पार्टी बना दी है। तो हरियाणा में भी जो एक संदेश भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले जो एक मोबिलाइजेशन किया और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी को सिर्फ सामाजिक समीकरण से सोशोलॉजिकल एक अलायंस बना के, सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजिस्टों का जो एक स्टडी होता है उस एंगल से इन्होंने पूरा का पूरा खेल किया और उसके हिसाब से जिस ढंग से बनाया। तो कल देखिए कि जाट समुदाय के 2 मंत्री बने हैं, 2 ब्राह्मण के बन गए, दलित समाज से भी 2 बने हैं। मेरे हिसाब से 1 नहीं है, मेरी जानकारी में शायद 2 हैं दलित समाज से। ऐसी कैटेगरी से 2 मंत्री बने हैं। 2 यादव बने हैं मंत्री और 1 गुजर भी बना है जो पिछड़ी जाति के सैनी साहब खुद चीफ मिनिस्टर ही हैं। तो पिछड़ों में यादवों को, गुजरों को, जिन्होंने जाट कम्युनिटी के खिलाफ एक लामबंदी करी स्टेट के अंदर, उनको भी जगह दिया, शेड्यूल कास्ट को भी जगह दिया। और उसके बाद जो हरियाणा में एक डोमिनेंट ब्राह्मण कम्युनिटी जिसका आबादी क्लेम करते हैं कि 9% हरियाणा में ब्राह्मण पॉपुलेशन है और जो पॉलिटिकली जाटों के अगेंस्ट रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के अंदर एक फीलिंग रही है कि हरियाणा में भगवत दयाल शर्मा लीडर होते थे, वो उनका मतलब कि एक तरह से हाशिए पे लाया गया था। और वो मतलब कि जो हाशिए पे लाए थे तो ऑटोमेटिक है कि वो जाट कम्युनिटी का डोमिनेंस था तो फिर वो हाशिए पे आ गए थे। तो मेरा ये कहना है कि ये जो हरियाणा के अंदर जो सारा कुछ हुआ है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल ये जो गेम खेला है उस गेम में बड़ा सक्सेसफुल रहे और उन्होंने दूसरी पार्टी से आए हुए लीडरों को भी जगह दे दी है। जैसे किरण चौधरी कुछ दिन पहले उनको रिवार्ड दिया है, ऐसा नहीं कि उनको एकदम हाशिए पे ला दिया, पूछा नहीं। तो उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हमारे पास जो आता है हम उसको रिस्पेक्ट भी करते हैं। किरण चौधरी जो है बंसीलाल की लिगेसी लिए हुई थी तो किरण चौधरी को राज्यसभा दिया और किरण चौधरी की बेटी को राज्य में मंत्री बना दिया। इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री है और उनकी बेटी को राज्य में मंत्री बनाया। तो ये जो है कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस इस तरह से क्यों नहीं सोच पाती, क्यों प्लानिंग नहीं करती। और कांग्रेस के हाथ में एक आया हुआ जो वो था फ्रूट था, उनके हाथ से फल जो था निकल गया। प्लेटर था कांग्रेस के हाथ में, वो चला गया है। हाँ, वो इनके हाथ से निकल गया आया हुआ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट के कारण। बीजेपी के प्लानिंग, बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट, बीजेपी के सारे गेम प्लान कोई समझ नहीं पाए। और बीजेपी का मुझे लगता है कि जमीनी लेवल पे जो एक होमवर्क था वो बहुत स्ट्रांग था कांग्रेस से, और कांग्रेस एकदम हवा हवाई एंटी इनकम्बेंसी पे कांग्रेस लड़ रही थी। इनफैक्ट कांग्रेस लड़ती ही एंटी इनकम्बेंसी पे है कि उनके गलत कारनामों के कारण जनता खुद ब खुद हमारे गोद में आके बैठ जाएगी। लेकिन बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो ये नहीं देखती कि जो सामने जो सरकार अगर जहां अपोजिशन में भी है तो उनका एंटी इनकम्बेंसी का हमने बेनिफिट लेना है। उनके कार्यकर्ता, उनके जो लोग हैं जिस लेवल पे बूथ लेवल पे मैनेजमेंट करते हैं, ये सारी चीजों पे भारतीय जनता पार्टी का बहुत ध्यान रहता है। और मैं समझता हूँ कि देखिए ध्यान अब कहने के लिए तो लोग कहते हैं सरकार में है तो रिसोर्स भी है, तो वो तो कांग्रेस के पास भी रिसोर्स रहा है। ऐसा तो है नहीं, 60 साल 70 साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा है इस देश के अंदर। और जिस ढंग से कांग्रेस लीडरशिप जब हवा की रिपोर्ट आती है तो जिस ढंग से टिकटों का बंदरबाट होता है, जिस ढंग से गुटबाजी होती है और जिस ढंग से आपस में एक दूसरे को हराने में लग जाते हैं जो लीडरशिप इनके है, उससे कांग्रेस को जो नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे लीडरों को अलर्ट कर दिया था कि कोई भी लीडर जो है ना किसी को हराने में लगेगा, तो एकजुट रहेगा, सब एक दूसरे को जिताइए और सरकार बनाइए। इस आदेश को भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी लागू करवाया अपनी पार्टी में। और राहुल गांधी जो है अपनी पार्टी में मैनिफेस्टो के टाइम में भी लीडरों को एकजुट नहीं कर पाए, प्रचार के दौरान भी लीडरों को एकजुट नहीं कर पाए, टिकट बंटवारे के दौरान शक्ति संतुलन का स्थापित करने में राहुल गांधी विफल रहे। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी में
और जिस ढंग से अभी घटनाक्रम हो रहा है, अभी भी कोई सुधार नहीं है। कांग्रेस पार्टी की 37 सीटें आई हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए दावेदारी है। और वो पिछले दिनों पता चला कि 31 विधायकों का दिल्ली में उनके साथ मीटिंग हुई। तो मतलब पार्टी की इस हार के बाद भी अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय आगे के खेल की शुरुआत हो चुकी है कि आगे पार्टी के कैसे और बंटाधार करना है। हाईकमान ने जो कमेटियां बनाई है, एक कमेटी कोई बनाई है, उसमें कहते हैं कि वो राजस्थान के कोई नेता है, हरीश चौधरी, अशोक गहलोत साहब राजस्थान के हैं, और भी एक प्रताप सिंह बाजवा हैं कोई पंजाब के, जो अपने लीडर ऑफ कांग्रेस के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो ये लीडर का, अगर ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है, तो मैं एक फैक्ट ये भी इनके बारे में बताता हूँ। हमारी एक फैक्ट फाइंडिंग ये है कि तीनों लीडर अपने स्टेट में कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने के लिए जाने जाते रहे हैं और वहां गुटबाजी प्रमोट करने के लिए जाने जाते रहे। प्रताप बाजवा की अपने राज्य में न प्रदेश अध्यक्ष से पहले कभी बनी, कैप्टन अमरिंदर सिंह से जब कभी नहीं बनी। जो भी पार्टी के अंदर एक गुट लेके वो चलते रहे, दूसरे गुटों को चुनौती देते रहे। अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट की लड़ाई तो आप जानते ही हैं राजस्थान में कैसे हुआ और कैसे कांग्रेस हारी। हरीश चौधरी भी एक कांग्रेस के अंदर युवा नेता है, पंजाब के प्रभारी थे, और पंजाब में कांग्रेस का बेड़ा ही गर्क हो गया, आम आदमी पार्टी ने ध्वस्त कर दिया। तो वैसे वैसे लोग फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में, राहुल गांधी की टीम में किस तरह के लोग हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। कह रहे भैया जिसको फैक्ट फाइंडिंग दे रखा है, कम से कम उनका भी तो बैकग्राउंड जान लो कि वो कितना फैक्ट पहले उन्होंने अपने लेवल पे जहां जहां रहे उन्होंने क्या किया है, वो क्या फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, कितनी ईमानदारी से फैक्ट फाइंडिंग करेंगे। और चुनाव के बाद जिस ढंग से कुछ हारे हुए कैंडिडेटों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट पे आरोप लगाए हैं, जैसे अंबाला शहर से परमिंदर सिंह परी थे, और अंबाला इससे क्या कहा जाता है, एक शमशेर सिंह गोगी इधर थे सैलजा गुट के, उन्होंने भी कहा है कि मुझे हरवाया गया। तो इस तरह की जो बातें आ रही है, इससे मुझे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना के बहुत कोई अभी सीरियसनेस ली है। बस हार की एक परेशानी है, हार की बौखलाहट है, हार से वो पस्त है कि हम जीता हुआ हार कैसे गए। वो अपनी खामी नहीं देख रहे हैं कि जीता हुआ हारे इसलिए कि आपका मिसमैनेजमेंट था, आपने पार्टी में गुटबाजी को बढ़ने दिया, आपने लीडरशिप को एकजुट नहीं किया, और आपने जो है टिकट बंटवारे में कोई संतुलन नहीं रखा, टिकट रेवड़ियों की तरह बांट दिया। अपने हारने वाले कैंडिडेटों को आपने टिकट दिया जबकि पता था कि हारेंगे। ऐसे ऐसे कई कैंडिडेटों को हम लोग जानते हैं जिनको हारना ही था, लेकिन उनको टिकट दिया गया, किनकी सिफारिश पे दी गई, कैसे दी गई, ये सब जांच का विषय है। तो मेरा समझता है कि राहुल गांधी को संगठनात्मक जो अभी ढांचा है, उसमें भी अभी राहुल गांधी बहुत पारंगत नहीं हुए हैं। पार्टी के अंदर जो इंटरनल जो है कि उनको सर्जरी करने की जो जरूरत है वो नहीं कर पा रहे हैं। और न्याय यात्रा से उनको देश की समझ तो जरूर बढ़ी है, भारत की जो एक भौगोलिक स्थिति है, जो भारत की जो समस्या है, उनकी व्यक्तिगत समझ बढ़ी होगी, लेकिन वो व्यक्तिगत समझ बढ़ने से संगठन तो मजबूत नहीं होगा। संगठन को मजबूत करने के लिए आप अच्छे अच्छे लोग लाने पड़ेंगे, जिसमें अच्छे बैकग्राउंड के लोग लाने पड़ेंगे, जो करप्ट नहीं हो, भ्रष्ट नहीं हो। आपने 4 ऐसे लोगों को, 3 लोगों को टिकट दे दिया कि जो ईडी के निशाने पे थे। एक ईडी ने गिरफ्तारी कर रखा था, एक जो है ईडी जिनको ढूंढ रही थी, एक ईडी पे जिनका छापा पड़ गया था। तो मेरा ये समझ में नहीं आया कि कांग्रेस पार्टी टिकट डिसाइड करते हुए क्या इनका क्राइटेरिया था, कैसे इन्होंने टिकट दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक हाथ में पार्टी की कमान, एक ही व्यक्ति के हाथ में पार्टी की कमान दे दी, उस व्यक्ति के हाथ में दे दी जो लगातार 2 बार पार्टी के कमान लिए हुए प्रदेश में हार चुके हैं। 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव हुआ, हारे। 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव हुआ, वो हार गए। और फिर 2024 में भी आपने यही लोगों के बीच मैसेज दिया कि यही पार्टी का नेतृत्व करेंगे। जब 2 चुनाव हार चुके थे तो क्यों हारे थे, इसकी कोई समीक्षा कांग्रेस पार्टी ने की थी? किस कारण से हारे? और फिर जब समीक्षा ही नहीं की, अगर समीक्षा नहीं की तो आप खुद ही ईमानदार नहीं है, अपने पार्टी के प्रति नहीं ईमानदार है, आप जनता की समस्याओं के प्रति ईमानदार नहीं है। आप बस सोचते हैं कि भाजपा अपनी गलतियां करेगी और आप हार जाएंगे, वो हार जाएंगे और आप जीत जाएंगे। इसके बल पे आप चुनाव लड़ रहे थे, आपकी कोई तैयारी नहीं थी, बूथ लेवल पे आपका कोई मैनेजमेंट नहीं है, हवा हवाई बातें होती है। अब तो मुझे ये समझ सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे बूथों पे तो इनके कैंडिडेटों ने 17C फॉर्म लिया ही नहीं है। अब लोग ये बता रहे हैं कैसे वो ईवीएम को चैलेंज करेंगे अगर उनके पास 17C फॉर्म ही नहीं है तो? कितना वोट पड़ा है, कैसे पड़ा है, इसकी जानकारी ही नहीं है तो? यानी कि बूथ लेवल पे कैंडिडेटों के पास मैनेजमेंट नहीं था, हवा हवाई सोच रहे थे कि हमारी आंधी चल रही है।
बहुत जगह पे ईवीएम मशीनों से जो मिलान के लिए जो 17 सीट चाहिए, बहुत सारे कैंडिडेटों ने इकट्ठा ही नहीं किया। ये इस तरह से चुनाव हरियाणा में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। अभी कैप्टन अजय ने रिजाइन कर दिया है, उनके बेटे भी चुनाव लड़े थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्या है मामला बताइए, क्या इम्पैक्ट? सुना है बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ट्रेडिशनल कांग्रेस पार्टी में रहेगा पूरा फैमिली। कैप्टन अजय लालू प्रसाद यादव के समधी, और उनकी एक बेटी कैप्टन अजय के बेटे चिरंजीव राव से ब्याही हुई है। चिरंजीव राव पिछली बार पहली बार एमएलए बने थे, उससे पहले कैप्टन अजय बहुत लंबे समय तक रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र को 5 से बार जीत है। के आते रहे। हाँ, और प्रदेश में मंत्री भी रहे। सॉफ्ट स्पोकन यादवों के रूप में माना जाता है, बहुत मीठा बोलते हैं, मृदुभाषी हैं। अपने इलाके में उनकी एक अच्छी पकड़ है तमाम जातियों। और चिरंजीव राव हार गए। चिरंजीव राव और बहुत वोट से हारे, 28,000 वोट का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। उस कैंडिडेट से हारे जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी छोड़ के यहाँ पे चुनाव लड़ने आया था। यानी कि बीजेपी ने काफी स्टडी करके अपने उस सीटिंग विधायक के कंस्टिट्यूएंसी को बदल दिया था। वो सीटिंग थे कि हार गए थे, लेकिन उनकी कंस्टिट्यूएंसी बदली गई थी। पिछली बार 2019 में लक्ष्मण सिंह यादव चुनाव लड़े थे, लेकिन अब वो जीते थे 2019 में, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 2019 में वो चुनाव लड़े थे, दूसरी कंस्टिट्यूएंसी से उनको रेवाड़ी शिफ्ट किया और वो चुनाव हार गए। ये कैप्टन अजय यादव के बेटे। देखिए, कैप्टन अजय यादव की एक जो बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी हाईकमान ने हरियाणा को गंभीरता से नहीं लिया। हरियाणा के सामाजिक समीकरण पे कोई ध्यान नहीं दिया। उसका एक मैं उदाहरण से बताता हूँ। कैप्टन अजय यादव का जो, ठीक है, भूपेंद्र हुड्डा से इनके पुराने संबंध खराब रहे हैं। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे 2004 से लेकर 2014 तक, तो उस समय भी कैप्टन अजय यादव से इनका टकराव होता था। मंत्रिमंडल में भी थे, उनके मंत्रिमंडल में थे, सिंचाई मंत्री थे कैप्टन अजय, तो टकराव होता था। लेकिन राजनीति में चलिए टकराव होता रहा है। लेकिन कैप्टन अजय यादव ने अगर इस लेवल पे आज पार्टी छोड़ने की बात करी है, तो मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जैसे लोगों को सोचना चाहिए कि कैप्टन अजय आज पहले नेता नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह ने भी कांग्रेस छोड़ी थी, और उनका यही आरोप था कि हुड्डा साहब एक जाति विशेष और एक क्षेत्र विशेष का भला करते हैं, इस बेस पे छोड़ दी थी। कुलदीप बिश्नोई भजनलाल, जो कांग्रेस के ट्रेडिशनल बहुत बड़ा एक बेस था नॉन जाटों का, कुलदीप ने भी पार्टी छोड़ी। भजनलाल भी अलग पार्टी बना के चले गए थे, हरियाणा जनहित कांग्रेस। और तो और अशोक तंवर जो पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश में रहे, वो भी हुड्डा साहब पे एलिगेशन लगा के छोड़ गए। किरण चौधरी झगड़ा भी छोड़ हुआ गई, था, उससे अशोक तंवर के साथ तो मारपीट भी हुई थी। मारपीट भी हुई थी। फिर उसके बाद किरण चौधरी छोड़ गई। तो हुड्डा साहब पे ही चारों ने एलिगेशन लगाया कि पार्टी को अपनी मर्जी से चलाते हैं। अब ये लीडर कांग्रेस छोड़ने को बाध्य हुए हैं, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। आज कैप्टन अजय यादव 5वें लीडर हो गए। और तो और जो नॉन जाट लीडर स्टेट के अंदर थे, वो भी हाशिए पे रहे। संजय हाशिए पे आ गई। तो मेरा ये कहना है कि हाईकमान की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो हरियाणा में जातीय सामंजस्य को बनाने वाले नेताओं को बाहर जाते हुए देखती रही। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी, उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये शुरुआत 2012-13 से शुरू हुई है। उससे पहले भजनलाल के बेटे और भजनलाल को ये संतुलित नहीं कर पाए। भजनलाल से कहते थे कि इनकी पुरानी अदावत थी कि वो नरसिंह राव के साथ हो गए थे, इस परिवार की। लेकिन उसके बावजूद अदावत तो भाजपा में भी बहुत लोगों की बहुत से होती है। नरेंद्र मोदी की अदावत तो शिवराज सिंह चौहान से होगी। नरेंद्र मोदी की अदावत पार्टी के और तमाम नितिन गडकरी से भी है। नरेंद्र मोदी की अदावत पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजनाथ सिंह से भी है। पॉलिटिकल पार्टियों में अदावत रखती है। लेकिन क्या राजनाथ सिंह ने पार्टी छोड़ दिया? क्या नितिन गडकरी ने पार्टी छोड़ दिया? क्या शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी छोड़ दिया? नरेंद्र मोदी से पार्टी के अंदर कई जो उनके पैरेलल लीडर है, उनकी अदावत है, आज भी है। और चर्चाएं भी होती है, खबरें भी छपती है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर संघ इनको बैक करेगा, इनको करेगा, नरेंद्र मोदी उनको हाशिए पे ला रही है, बातें होती हैं। तो वैसे में जो हाई कमान या जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है, वो बहुत सारी चीजों को इग्नोर करता है और उसको बैलेंस करके एक संतुलन साध के चलता है। भजनलाल ने अगर नरसिंह राव को साथ दिया था, तो भजनलाल को गांधी परिवार ने पुरानी बातों को भूल के साथ में क्यों नहीं रखा? 2004 में भजनलाल कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, गांधी परिवार ने सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुन लिया।
मैक्सिमम टिकटें भजनलाल ने बांटी थी, विधायकें ज्यादातर भजनलाल के जीत के आए। और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बन गए। 2004 या 5 की बात है, तो उस समय 2004 में इलेक्शन हुआ था कि मेरे हिसाब से 2005 में हुआ था, विधानसभा जो इलेक्शन था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि भजनलाल गए, कुलदीप बिश्नोई गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद राव इंद्रजीत चले गए, जो अहिरवाल के सबसे बड़े नेता है, राव इंद्रजीत सिंह। अहिरवाल के और भी कई नेता बीजेपी की तरफ चले गए, एक ही नेता इनके बचे थे, कैप्टन अजय यादव, बड़े नेता के, कल वो भी चले गए। अहिरवाल में इस बार 10 में से 1 सीट कांग्रेस जीती है, जो प्योर यादवों का बेल्ट है, जो प्योर यादवगढ़ है, वहां पे 10 में से 1 सीट कांग्रेस को मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के माइक्रो प्लानिंग से अलग, जहां भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार में, देखिए भारतीय जनता पार्टी के सोशोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट पता नहीं कौन है, कौन इनका दिमाग देता है कि बिहार उत्तर प्रदेश में एंटी यादव गठबंधन करते हैं, यहाँ प्रो यादव यादवों के गठबंधन। खिलाफ वो लामबंदी करवाते हैं। हरियाणा में उन्होंने जाटों के खिलाफ यादवों की लामबंदी करा दी, गुजरों की लामबंदी करा दी, दलितों तक की लामबंदी करा दी। दलित भी भाजपा के साथ चले गए, कुछ परसेंट ही कांग्रेस को आए। जो दलित 70% कांग्रेस की तरफ आने चाहिए थे, वो 30% ही रह गए। अशोक तंवर के साथ जब अशोक तंवर को आपने अध्यक्ष बनाया, तो अशोक तंवर को प्रोटेक्ट भी तो करना आपकी जिम्मेवारी थी। आपने अशोक तंवर को प्रोटेक्ट नहीं किया, अशोक तंवर भी गए। शैलजा लंबे समय से पार्टी के अंदर बैठी रही है, शैलजा को आपने अध्यक्ष बनाया, फिर हटाया, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक बहुत ही खास आदमी उदय भान को बना दिया। उदय भान कहने को दलित है, लेकिन दलितों में उनका कोई आधार नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट में भी दलित है, लेकिन उन दलितों का नाम कोई नहीं जानता ना, तो वो अपने कंस्टिट्यूएंसी से बाहर ही नहीं है। शकुंतला खट्टक है, गीता बुक्कल है, ये उदय भान जी जो थे वो थे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में हरियाणा में एक चीज कही जाती है कि हुड्डा साहब जो है, नॉन जाट ही नहीं, विरोधी जो पार्टी में जाट है उनको भी हाशिए पे लगाया, और भी तमाम जाट लीडरशिप को हाशिए पे लगाया। ओम प्रकाश चौटाला को हाशिए पे भेज दिया गया, रणदीप सिंह सुरजेवाला हाशिए पे चले गए। तो ये जो सारी चीजों को पार्टी हाईकमान को सोचना चाहिए कि एक लीडर के हाथ में संगठन नहीं चलता, एक लीडर के बल पे आप सरकार को नहीं चला सकते, एक लीडर के बल पे आप सरकार नहीं ला सकते। देखिए दो बातें हैं, पता, मैं एक बात को, इस बात में भूल जाऊंगा, मैं बताना चाहता हूँ। कल हरियाणा गवर्नमेंट ने 25,000 लोगों को रिजल्ट निकाल दिया, नौकरी दी। सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पे जबरदस्त चर्चा है कि एक भी नौकरी के लिए पैसे नहीं लिए गए 4th ग्रेड में, जो 25,000 लोग 4th 3rd ग्रेड जिसमें भर्तियां होगी। और पर्ची और खर्ची के नारा पे इतना जबरदस्त भाजपा ने चुनाव लड़ा था, इसमें कोई मतलब की दो राय नहीं है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के टर्म में जितनी भी नियुक्तियां हुई थी, उसमें न जातिवाद का उन्होंने बढ़ावा दिया और न पैसे का बढ़ावा दिया, पैसे तो लिए ही नहीं। मैंने खुद ऐसे ऐसे लड़कों को नौकरियां जाते हुए देखा है। बिहार के मसौड़ी के 3 लड़कों को मैंने हरियाणा में 4th ग्रेड में भर्ती हुए हरियाणा भवन में ड्यूटी करते मैंने देखा है। यादव जी है मसौड़ी के, मैं देख के हैरान हो गया। दिल्ली कोपरनिकस मार्ग पे 3 लड़के हैं जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के, जो डी क्लास में भर्ती हुए 2019-20 में इनका पेपर हुआ था, वो भर्ती हुए थे हरियाणा में यादव लड़के हैं। मैं तो मतलब मैंने पूछा कहाँ का रहने वाला है, कहते जी मैं मसौड़ी का हूँ। मैं कौन सा है, तो कोई यादव जी थे लड़का, डी ग्रुप पे वहां भर्ती था हरियाणा भवन में, उसकी पोस्टिंग थी। कोपरनिकस मार्ग दिल्ली की बात है। तो ये भी नहीं कि जनरल कैटेगरी में अगर कोई आ रहा है बाहर का स्टेट का लड़का, उसको भी ईमानदारी से उन्होंने रख लिया। जनरल कैटेगरी जो ओबीसी आ रहा है, बीसी आ रहा है, बिना पैसे का आ रहा है, पैसे से वो कोई डिमांड नहीं हुई ना। भर्तियों में कहीं कहा गया कि कोई पर्ची मांग रहा है, किसी विधायक की सिफारिश चाहिए तो पर्ची का मतलब होता है किसी विधायक मंत्री की सिफारिश हो, पर्ची चला गया सीएम के पास, किसको रख लेना है। खर्ची का मतलब कि पैसा आ गया तो भर्ती। ये हुड्डा के टाइम में ये एलिगेशन सरेआम थे, इसमें कोई शक नहीं है कि पर्ची और खर्ची के बल पे नौकरियां मिलती थी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज को कांग्रेस काउंटर नहीं कर पाई। इनके जो कैंडिडेट लड़ रहे थे वो घोषणा करते फिर रहे थे कि बस 8 तारीख को आ रहे हैं, बताओ कितने बंदे तेरे लगाने हैं। और जैसे ही गांव में प्रचार हुआ तो जो दूसरे गरीब बंदे थे वो लामबंद हो गए, कहते रहे तो फिर 10 दिन बाद अगर आ गए तो अगर आगे जो भर्तियां निकलनी है, जो 2-2.5 लाख लोग हैं, उसमें हम लोगों को क्या मिलेगा ईमानदारी से। ये तो सारे इनके बंदे ही लग जाएंगे, सरपंच और जो जो लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, अपना पर्ची देंगे विधायक जी को या खर्ची देंगे और वो नौकरियों में लग जाएंगे।
74-75 हजार जो उत्तर बिहार में, यहाँ जो हरियाणा में नौकरियां लगी हैं, इसमें मैं भी कह सकता हूं कि उसमें 100% ऑनेस्टी से अपॉइंटमेंट हुए हैं। जितनी भी नौकरियां लगाई हो, प्राइवेटाइजेशन एक बीजेपी की अलग पॉलिसी है, लेकिन जो रखे गए हैं, मैं प्राइवेटाइजेशन के मामले में बीजेपी को बहुत ही ज्यादा मानता हूं कि वो एक विलेन है, लेकिन जो रखे उन्होंने, उसमें उन्होंने कोई इस तरह का हेराफेरी नहीं किया। और इसके कारण जी ये समाजी, ये तो स्पष्ट हो गया हरियाणा का कैबिनेट देखकर के और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर, इस सामाजिक संतुलन बनाने में बीजेपी सबसे आगे है। अभी 2 राज्यों में चुनाव है, क्या कांग्रेस और विपक्षी दल इससे कुछ सीख पाएगी? जी, फाइनल सवाल। मैं समझता हूं, देखिए 2 राज्यों में एक सवाल, 2 राज्यों में एक बड़ा डिफरेंट स्थिति है। हरियाणा में कांग्रेस मुख्य प्लेयर थी, हरियाणा में कांग्रेस दुल्हा थी, महाराष्ट्र में बराती है कांग्रेस, झारखंड में बराती है, दुल्हा वहां हेमंत सोरेन है और उधर उद्धव ठाकरे हैं दुल्हा। तो दुल्हा के साथ जो बाकी जो रिश्तेदार चलते हैं उसमें कांग्रेस पार्टी है। तो ये कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि कहीं बारात से ही ना बाहर हो जाए, दुल्हा तो हम है ही नहीं है। हरियाणा में तो चलिए दुल्हा थे तो विपक्ष में बैठ गए, बस बचाव हो गया। तो मैं समझता हूं कि हरियाणा और झारखंड में बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि क्षेत्रीय पार्टियां कैसे चुनाव लड़ेगी। और मैं समझता हूं कि क्षेत्रीय पार्टियां ऑनेस्टी से चुनाव लड़ेंगी। क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी के नब्ज को जानती हैं, वो काउंटर करना जानती है। जैसे मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये झारखंड में प्रयोग हो रहा था कि भाजपा कुछ फार्म भरवा रही थी लोगों से, महिलाओं से, कि आपको हम आएंगे तो इतना रुपया मान दे देंगे। 2100 का भरवा रही थी कि पता नहीं कितना का भरवा रही थी। अभी लड़कियों को झारखंड में मानदेय 1000 का है। अब वो शिबू सोरेन के बेटे जी जो हेमंत सोरेन जी हैं, उनको इसका एहसास हुआ। वो बहुत एक पॉलिटिकल आदमी मुझे लगे। उन्होंने देखा कि इसका उल्टा पड़ सकता है। ये छत्तीसगढ़ में उल्टा पड़ गया था। भूपेश बघेल के जानते हुए भी वहां की भारतीय जनता पार्टी कोई महतारी सेवा योजना के तहत लोगों से, औरतों से फार्म भरवा रही है और उसका जबरदस्त इंपैक्ट पड़ा। भूपेश बघेल ने इसको काउंटर करने के लिए कुछ नहीं किया था प्रैक्टिकली। और हेमंत सोरेन ने इमीडिएट कहा कि हम इसको 2500 करने जा रहे हैं, शायद 21 या 2500 कर दिया हेमंत सोरेन, और वो दिसंबर से लागू हो जाएगा। उन्होंने फैसला ही ले लिया, सरकार आया ना रहे, 2500 का उन्होंने फैसला ले लिया। तो ये चीजें जो है कि जो क्षेत्रीय दल जो है उनमें थोड़ी सी समझदारी है, वो अपने हिसाब से चुनाव जो लड़ेंगे। अगर उद्धव ठाकरे, देखिए जमीनी लेवल पे कांग्रेस और इनमें एक अंतर है। छोटे दलों के पास अपने कैडर होते हैं बूथ लेवल पे, बूथ लेवल पे उनका मैनेजमेंट अच्छा होता है। शिवसेना का जो बूथ लेवल मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, और शरद पवार का भी एक अपना होल्ड है और बूथ लेवल पे उनके साथ कार्यकर्ता है। ऐसा नहीं होगा कोई भी बूथ पे उनके कार्यकर्ता से कोई बदमाशी करके चला जाएगा और 17 सीट उनका कार्यकर्ता नहीं ले पाए। और मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट्स आए हैं, वो उसमें कांग्रेस से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो उद्धव ठाकरे ने किया और शरद पवार की टीम, शरद पवार, क्योंकि निचले लेवल पे उनके जो वर्कर्स थे स्ट्रीट फाइटर हैं। और स्ट्रीट फाइटर कांग्रेसी स्ट्रीट फाइटर नहीं होता। ना कांग्रेसी समझदार हैं, ना इनके पास स्कॉलर्स हैं, ना इनके पास कोई हिस्टोरियन है, ना इनके पास कोई सोशोलॉजिस्ट है, ना इनके पास कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, और ना इनके पास स्ट्रीट फाइटर है। ये भाग जाते हैं, दुबक जाते हैं स्ट्रीट फाइटिंग में। स्ट्रीट फाइटर भी तो चाहिए बूथ पे। जो बदमाशियां सत्ता तंत्र अगर कहीं भी करती है तो स्ट्रीट फाइटिंग से भी लड़ना पड़ता है। शिवसेना के स्ट्रीट फाइटर्स जो है कांग्रेस से लड़ लेते हैं। आज अपोजिशन में होने के बाद भी शिवसेना के स्ट्रीट फाइटर्स जो है वो डरते नहीं है। वहां पे बीजेपी की सरकार और कांग्रेस नहीं, आज वहां पे बीजेपी और उनके जो उद्धव ठाकरे के जो पार्टी से जो एकनाथ शिंदे साहब गए, उनके सरकार होने के बावजूद स्ट्रीट फाइटिंग से उनके शिव सैनिक नहीं डरे, वो फाइट कर रहे हैं। शरद पवार के जो समर्थक हैं, आज भी उद्धव पवार, शरद पवार के जो भतीजे जो अजीत पवार ने जो शरारत करी, उनको हाशिए पर ला दिया, उनकी औकात बता दी उन्होंने, शरद पवार के समर्थकों ने। तो ये कांग्रेस में है ही नहीं। और देखिए कांग्रेस के वहां स्थानीय नेता कहते हैं कि हम तो इतना सीट पर लड़ेंगे, इतना सीट पर लड़ेंगे। उनका दिमाग अभी भी हिला हुआ हरियाणा चुनाव के बाद, जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो मेरा ये कहना है कि अरे भैया, तूने नेशनल कॉन्फ्रेंस से जम्मू में ले ली इतनी सीटें, 5-6 सीटें जीत के पूरे नाक कटवा दी वहां पे जम्मू कश्मीर में। तो मेरा ये कहना है कि ये जो सारी चीजें हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को, ये राहुल गांधी को बूथ लेवल पे, जिले लेवल पे और प्लस ऑर्गेनाइजेशनल बैलेंस,
कि कोई भी नेता किसी नेता के दबाव में पार्टी छोड़ के ना जाए। अभी तो हमें सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र में भी रेवड़ियां बटेगी हरियाणा की तरह। अभी मुझे कोई सूचने में आ रहा है कि कांग्रेस को अगर 10 सीट मिलेगी, आपको याद होगा बिहार में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को 70-72 सीटें दे दी थी, खूब रेवड़ियां बटी, गुलाब जामुन ले लेके रेवड़ी बांट दी लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडरशिप ने वहां पे, और उसमें पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया था। पता नहीं 17-18 सीटें आई थी 2020 के चुनाव में, आपको 17 याद है? अगर ये थोड़ा सा 10-12 17 सीटें भी कांग्रेसी अगर आज परफॉर्मेंस दे दिए होते, इनसे बेहतर परफॉर्मेंस वो कामरेडों का था, माले वालों का था। अगर थोड़ा सा 5-7-8 सीट और बढ़ा लिए तो वहां तो अपोजिशन की सरकार बन गई थी। लेकिन वहां पे भी रेवड़ी बांटी, रसगुल्ला लिया अपने जेब में और रेवड़ी बांट दी। यही महाराष्ट्र में किया, यही हरियाणा में किया। तो ये जो सारी चीजें है ना, कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को बहुत देखना पड़ेगा। अपने चुनाव आयोग से लड़ाई लड़े, और वो भी स्पष्ट लड़ाई लड़े। ईवीएम को जी लेकर लड़ना है, लड़े, लेकिन साथ में अपने ऑर्गेनाइजेशनल जो सिस्टम में करेक्शन जो करना है वो बहुत जरूरी है। उसके बिना काम नहीं चलेगा कांग्रेस पार्टी। चलिए, शुक्रिया संजीव जी, बहुत शानदार बातचीत के लिए। और अगली बार जब संजीव जी से मिलेंगे तो एक खास विषय पर चर्चा करेंगे कि ब्राह्मण बुद्धिजीवी की हालत आरएसएस सरकार में कैसी। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर।